जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक होंगे। आज छुट्टी का दिन है, मैं घर पे ही हूँ, संडे है, लेकिन मैं अभी यूट्यूब का चैनल में अपना देख रहा था। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बेबी जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो बेबी को ऑब्वियसली वो छोड़ कर नहीं जा सकती हैं। तो उनके पास फादर के पास गालबन वीज़ा नहीं है, तो वो कैसे जो है बेबी का वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, बेबी का वीज़ा तो वो सेम आप वैसे ही अप्लाई कर सकती हैं जो आपके पास वीज़ा है, ऐसे ही है। अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा वीज़ा है। आपके पास अगर यूके की रेजिडेंसी है, 2.5 साल वाला वीज़ा अगर मिला हुआ है, आपको 10 साल के रूट में है, तो सेम वो बच्चे का वीज़ा भी जो है वो 2.5 साल वाला रूट का ही होगा। आप अप्लाई कर सकती हैं, उनका एप्लीकेशन जो है वो दे सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और बेबी तब आपका पैदा हुआ है, तो वो स्टूडेंट का डिपेंडेंट है। सो इसलिए डिपेंड करेगा जो वीज़ा आपका है, बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाल के बच्चे का वीज़ा जो है वो करवा सकती हैं। लेकिन ये इट्स नॉट अ सिंपल डील। इसमें यह है कि आपको प्रॉपर किसी वकील से आप कंसल्ट करें, प्रॉपर आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगी, और उस पर इस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन मैंने चूँकि आपकी फ़ाइल देखी नहीं है, इसलिए मज़ीद अगर आप मेरे इस वीडियो देखने के बाद मुझसे मज़ीद वहाँ पे कोई सवाल करेंगी, तो वो आपके लिए भी जो है वो कन्फ्यूजन होगी, मेरे लिए भी होगी। बेटर यही है कि मुझसे ही बात करना चाहें तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके फिर वन ऑन वन जो है हम आपको कॉल बैक करके पूरा केस समझने के बाद आपको लीगल एडवाइस कर सकेंगे। अगर आप यहीं पे सवालों का आगे सिलसिला शुरू करेंगे तो वो मुश्किल होगी मेरे लिए भी जवाब देना और आपके लिए समझना। किसी का इंटरेस्टिंग सवाल है टीबी क्लिनिक, टीबी टेस्ट क्लिनिक्स के हवाले से है कि वो किस तरीके से यूके या होम ऑफिस जो है उसकी अप्रूवल देता है। देखिए, उसका मैं चूँकि इमिग्रेशन वकील हूँ, मैं इसमें आपको ज़्यादा असिस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक सी जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि इट्स नॉट अ सिंपल डील के आपका अगर कोई टीबी टेस्ट का सेंटर है आपका, तो आप कहेंगे कि जी वो आपको अप्रूवल दे दें और आपका सेंटर जो है उनके सिस्टम पे आ जाए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सो इसमें ये आपको जो पाकिस्तान का ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहा जाता है, आप उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। लेकिन ये काफ़ी हैवी लेवल किस्म के काम होते हैं। इसमें वो कहते हैं ना जी, वड्डियां नहीं है गल्लां वड्डे जानन। सो ये बड़े लोगों की गेम्स हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जितने क्लिनिक्स अप्रूव्ड हैं वो सारे के सारे, अगर आप उनकी बैकअप पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको आपको बड़े नाम ही दिखाई देंगे। ये दलविंदर भाई का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि वाइफ जो है उनकी वो यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे है, तो वो गालबन डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो चूँकि उनकी मिसिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर सिंगल लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से वो करेंगे। देखिए, ये बड़ा इसमें इश्यूज आएंगे। अब ऑब्वियसली जिस वक्त एप्लीकेशन गई है वो सारी चीज़ें गई हैं, वो चूँकि सिंगल में आ रहा है, तो अब आप एज अ डिपेंडेंट जब आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का डिपेंडेंट, उसका मतलब ये होता है कि जिस दिन उन्होंने आपकी एप्लीकेशन की थी, उन्होंने अपनी जो है जिस दिन उन्होंने यूके का स्टूडेंट वीज़ा लिया है, आप उस दिन जो थे वो उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे, तो वो टाइम वहाँ से स्टार्ट होता है। सो अभी वो अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पे सिंगल लिखा हुआ है, तो उसका तो ये है कि अब आप प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन करवाइए और एजेंट के बजाय वकील का इस्तेमाल कीजिए। और वकील साहब जो हैं वो जब अपना कवरिंग लेटर देंगे उसमें सारी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वो वहाँ पे मेंशन करेंगे कि जी इस तरीके से एप्लीकेशन हुई थी। तो लेकिन यह है कि उसकी एविडेंस साथ में देनी पड़ेगी आपको कि कब की आपकी शादी थी, और शादी की पिक्चर्स जो हैं, फिर आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पूरा एविडेंस जो है वो उनको दीजिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि जी कि ये एक्चुअली जो है ये शादी जो है उनका वीज़ा लगने से पहले की आपकी हुई है। ऐसा नहीं कि जी कि वो आपने सिर्फ अब आप वीज़ा इसलिए ले रहे हैं कि वो यूके में चली गई हैं और आप कह रहे हैं जी वो आपकी बीवी है। वो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो वीज़ा लेने से पहले की आपकी वाइफ है, तो तब आप अपना जो है डिपेंडेंट वीज़ा फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से वीज़ा। ये नाज़र जी का सवाल है कि जी के 10 महीने 10 मंथ्स हो गए हैं और ये यूके में जो है वो उस पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, और साथ में बच्चे भी हैं उनके। पाकिस्तान में उनके जो साहब हैं, उनके खावन जो हैं वो दूसरी शादी कर बैठे हैं या वो करने जा रहे हैं या कर ली है उन्होंने, तो वो उनको होमलेस होने का कह रहे हैं और इस किस्म की सारी सिचुएशन जो है। देखिए, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आपका माइंड उस तरफ है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस का आप केस फाइल करेंगी तो यहाँ पे आपको स्टे मिलेगा या बाकी चीज़ें मिलेंगी, वो आपके केस में लागू नहीं होता। उसमें होता यह है कि जो, और अगर आपके हस्बैंड के पास सेटलमेंट है यहाँ की, अगर उनके पास यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट है और आप उनके वीज़े पे आई हैं, तो फिर तो इस तरह की सिचुएशन में आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती हैं। लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आई हैं, आपको 10 महीने हुए हैं आपको, और आपकी इस तरह की सिचुएशंस हो गई हैं, सो इसमें यह है कि आपके हस्बैंड डिपेंडेंट हैं आपके,
तो वो अगर आपको डिवोर्स करते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान में अपनी शादी करते हैं या अपना वीज़ा चेंज करते हैं, सो ऑब्वियसली लीगली तौर पे आप उनको पाबंद आप उनकी नहीं हैं, या वो आपके अंडर नहीं है कि वो बिल्कुल आप जैसे कहेंगी वो वैसे वो करेंगे। सो इसलिए जो है ये बड़ा क्रिटिकल सा ये मैटर है आपका, और इसमें नॉर्मल यही है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई केस फाइल करेंगी तो होम ऑफिस जो है वो आपको कहेगा जी आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ने आई थी, अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं तो आप अपने बच्चों के साथ जो है ये कंट्री लीव कर जाएं। सो इसमें चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है, ना आप के केस में बनता है, बच्चे यंग बच्चे हैं या बाकी सूरत हाल है, इसलिए आप लीगल एडवाइस के लिए चाहें तो मुझसे या किसी से भी रब्ता कर सकती हैं, लीगल एडवाइस आप ले लीजिएगा। यहाँ पे फर्दर आप मैसेज करेंगी तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा आपको बार बार जवाब देना। लीगल कंसल्टेशन बुक करके आप अपना केस डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन लीगल आंसर ये है कि आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़े को कंटिन्यू नहीं करेंगी। सो ये जो बाकी मैटर्स हैं, आपके खामद की सेकंड मैरिज या बाकी चीज़ें या यंग बच्चे, ये आपका पर्सनल मैटर है। होम ऑफिस कहता है जी हमने आपको वीज़ा ग्रांट किया था पढ़ाई के लिए, यहाँ पे आप स्टडी करने आई हैं, आप स्टडी कीजिए, तो यहाँ अपना वीज़ा आगे स्विच कीजिए, PSW पे जाएँ या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाएँ या जहाँ पे भी आपने जाना, और ये बाकी जितने मैटर्स हैं ये आपका डोमेस्टिक मैटर है जी। जी, ये कुलविंदर जी ने कहा जी कि हम स्टूडेंट आए थे पार्टनर के साथ, हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सके, तो अब हम सिविल मैरिज जो है उसको क्या रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देखिए अगर आप लेट्स से अगर आप सिविल मैरिज रजिस्टर्ड करते भी हैं तो उसका आपको अल्टीमेट क्या बेनिफिट क्या है उसकी मुझे खास समझ नहीं आई आपकी, कि उससे आप गेन क्या करना चाह रहे हैं। जी, ये आरजू जी ने पूछा है जी कि AR फाइल किया हुआ है, 3 महीने हो गए हैं अभी तक जवाब नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए, क्या वेट करें या बाकी चीज़ें। देखिए वो AR किस पॉइंट पे किया हुआ है, क्या आपकी रिफ्यूज़ल थी, क्या सारा था, वो मैं नजूमी तो हूँ नहीं कि मैं कोई प्रेडिक्ट कर सकूँ कि वो क्या है, लेकिन एवरेज टाइम जो होता है वो 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है। बहुत से केसेस में 3 से 4 महीने बाद अप्लाई आता है, किसी में 5 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका AR किस लेवल का आपने फाइल किया हुआ है। सो इसमें आपके जो वकील साहब हैं वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं मेरी बजाय, चूँकि उन्होंने आपकी फ़ाइल देखी है, तो वो आपको अब बेटर यही है कि आप उनसे डिस्कस करें कि आपके बेसिकली आपके केस की नेचर क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि आप कब तक इसका जवाब आएगा, वो वकील साहब बेटर बता सकते हैं। लेकिन होम ऑफिस को चेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनी टाइम जो है चेस कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकती हैं, रब्ता कर सकती हैं, या अपने वकील को कहिए कि वो केस की अपडेट जो है वो आपको लेके दें जी। जी, आपने कहा जी कि आपकी जो मिसेज़ हैं वो केयर टेकर वीज़ा पे हैं। इस पे जो आपने मज़ीद मुझे नहीं पता अब कब से वो यूके में हैं, कब से उनका वीज़ा लगा हुआ है या वो क्या उनकी सिचुएशन है। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर आपकी जो मिसेज़ हैं वो अगर केयर टेकर वीज़ा के ऊपर हैं या वो ऑलरेडी उसमें आपने लिखा जी कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं, सो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहते तो आप उनके जो है वो एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें जो आप उनके डिपेंडेंट हैं, जैसे आप एज अ हस्बैंड, और अगर आपके बच्चे हैं साथ में 18 साल की एज से कम के हैं तो आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो आपने सवाल पूछा है मैंने सब उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चूँकि मैंने आपकी लीगल फाइल देखी नहीं है, सो इसलिए मैं आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। सो ये बेसिक सा एक ये है कि एनी टाइम जो है आपकी शादी जो है वो उनका वीज़ा लगने से पहले की होनी चाहिए, कि जिस वक्त आपने वो लिया है, उन्होंने मिसीज़ ने आपके वीज़ा यूके का अप्लाई किया था और वीज़ा मिला, अगर आपकी शादी एग्जिस्टिंग है उससे पहले की है तो आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं जी। जी, ये नवदीप जी का सवाल है। उन्होंने कहा जी कि सर क्या हम विजिटर वीज़ा को चेंज कर सकते हैं केयर होम के वीज़ाज में या किसी और वीज़ा में। तो उसमें सर जी ये है कि जी कि कोई भी विजिटर जो है जिसके पास यूके का विजिट वीज़ा है वो किसी भी वीज़ा में जो है यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकता। ना विजिटर जो है वो मैरिज वीज़ा पे जा सकते हैं, ना वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं, वो किसी वीज़ा पे नहीं जा सकते हैं। विजिटर का मतलब है आप विजिट कीजिए, फैमिली विजिट कीजिए, जनरल विजिट कीजिए और उसके बाद आप वापस चले जाएं। अगर आपको कोई ऑफर इस तरह की है आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा। आप वापस जाएंगे इंडिया या जहाँ से भी आपके पास जहाँ की रेजिडेंसी है, तो वहाँ से आप अपना वीज़ा जो है वो आउटसाइड दी कंट्री से लेके फिर आप वापस आएंगे। यूके के अंदर रहते हुए आप वीज़े को स्विच नहीं कर सकते हैं जी। जी, ये मैडम ने सवाल भेजा जी। उन्होंने कहा जी कि अगर हस्बैंड जो है वो निकाह के बाद यूके जाके डिवोर्स भेज दें तो उन पे क्या केस हो सकता है। सो देखिए ये फैमिली मैटर आ जाता है। अगर
कोई शख्स जो है डिवोर्स करना चाह रहा है तो डिवोर्स के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप भी डिवोर्स ले सकती हैं, वो भी डिवोर्स कोई भी बंदा कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने फ्रॉड से कोई शादी की है, कोई इसमें धोखा इन्वॉल्व है, कोई चीट किया है, या किसी का कोई लेन देन का झगड़ा था, या उन्होंने आपको कोई मिसयूज़ किया है, धोखे की बेस पे शादी है, फिर फ्रॉड या बाकी इस किस्म के आप केसेस जो हैं वो बिल्कुल फाइल कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन में कोई शादी करने जाता है और शादी की उसके बाद अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो वो वापस आके डिवोर्स भेज देता है। सो उसमें टेक्निकली तौर पे कोई ऐसा उसमें इश्यूज होते नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड उसमें शामिल है तो आप फ्रॉड का जो है वो आप बिल्कुल आप फाइल कर सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे भी फाइल कर सकती हैं, लाजमी नहीं आप यूके में केस फाइल करें, वहाँ पे भी फाइल करके नोटिस जो है, बल्कि बेटर यही होता है इस तरह के केसेस में कि आप लोकल जो है वहाँ पे केस फाइल कीजिए। अगर आपकी मैरिज वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, आपकी जुरिस्डिक्शन जो है वो पाकिस्तान की बनती है, वहाँ पे आप फ्रॉड का पर्चा जो है वो उसके खिलाफ वो दर्ज करवाइए, कोर्ट केस करवाना वो करवाएं, और उसकी कॉपीज जो हैं वो आप चाहे यूके वकील को भिजवाने के बाद यूके में फर्दर आप एक्शन करवाएं। लेकिन बेसिक जो उसका बेस है वो चूंकि पाकिस्तान है, जैसे कहते हैं ना कि क्राइम कहाँ पे कमिट हुआ है, सो जो फ्रॉड होता है वो वहाँ पे कमिट हुआ है जहाँ पे निकाह हुआ है। सो जो प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है, अगर वो निकाह की जगह पाकिस्तान है या जो भी आपकी जगह वहाँ की है, वहाँ पे पहले एक्शन कीजिए, उसके बाद आप किसी और जगह पे एक्शन करें आप। जी दोस्तों, आज की तो वीडियो मैंने ये मोबाइल को हाथ में पकड़ के सेल्फी स्टाइल में ही कर दी है जी। आपके सवालात आए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं जवाब उसका मैं दे दूं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है जी, जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे मैंने आपको लीगल एडवाइस नहीं दी। लीगल एडवाइस के लिए यह है कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो बारी लॉ एसोसिएट हमारा ब्रैडफर्ड में ऑफिस है जी। अगर आप ऑफिस में नहीं आना चाहते तो आप जो है फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो भी ले सकते हैं, और हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस के और फेस टू फेस मिलने की हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। और यहाँ पे अगेन सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हर इंफॉर्मेशन जो है वो हर केस से रिलेटेड नहीं होती। सो इसलिए वो कहते हैं कि किसी दी दीवार के उत्ते या छत के उत्ते लाइटां वेख के अपने घर के बनेरिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ नहीं लाई दी। सो इसलिए किसी वाल वेख के ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ वैसे सच्ची मुची लाल होवे तो तुसी अपना मुंह ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ चपेड़ा मार के लाल कर लिए, ऐसे नहीं है। हर केस का हर मुकदमे में हर एविडेंस में एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए कोई केस एक केस जो है वो दूसरे से कनेक्ट ना किया करें। अक्सर लोग जो हैं वो मेरी वीडियो के नीचे अपना अपना जो है कंसल्टेशन झाड़ देते हैं, कोई किसी ना किसी को कोई एडवाइस करना शुरू कर देता है। मैं तो खैर वो डिलीट करवाने की कोशिश करता होता हूँ टीम को कह के मैसेज, चूँकि वो हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है जो बाज़ का आपको नुकसान देता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़।